डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के चैप्टर विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जिसमें आज हमारा टॉपिक है विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम विद्युत रसायन को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। यानी हम यहाँ देख रहे हैं जो परिभाषा है हमारे पास, उसमें रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। तो इसी आधार पर यहाँ दो सेल होते हैं, यानी जिस पात्र में ये घटनाएं होती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, उस पात्र को सेल कहते हैं। देखिए, सेल आपने व्यवहारिक रूप से बहुत प्रयोग किए हैं, जैसे टॉर्च में जो सेल होते हैं वो सेल, घर में प्रयोग होने वाली इन्वर्टर की बैटरी, ये भी एक सेल का ही उदाहरण है। तो व्यवहारिक रूप से इनका बहुत प्रयोग होता है, तो ये चैप्टर वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यह सेल आपके दो प्रकार के हैं, एक विद्युत रासायनिक सेल और एक विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, जैसे गैल्वनी सेल, वोल्टीय सेल आदि। सेकंड है हमारा विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यानी दो तरह के सेल हो गए, जिसमें पहले प्रकार का जो प्रथम सेल है हमारे पास, उसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, और दूसरे प्रकार के जो सेल हैं वो इनके उल्टे हैं। दूसरे प्रकार के जो इनके सेल हैं वो उल्टे हैं। वे सेल क्या है हमारे पास? वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं। यानी ये रासायनिक ऊर्जा से शुरू थे, विद्युत पर खत्म हो रहे हैं, और ये विद्युत ऊर्जा शुरू है, रासायनिक ऊर्जा पर खत्म हो रहे हैं। चलिए अब हम अब हम बात करते हैं गैल्वनिक सेल या वोल्टिक सेल की, जो उदाहरण थे हमारे विद्युत रासायनिक सेल के। तो गैल्वनिक सेल को डैनियन सेल की सहायता से समझा जा सकता है। डैनियन सेल जो आपने बैटरी में इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च की जो बैटरी है, रिमोट जो टीवी का रिमोट कंट्रोल है उसका जो टॉर्च का जो सेल है, टीवी का जो रिमोट कंट्रोल है उसका जो सेल है, वो डैनियन सेल है, और उसके द्वारा आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस सेल के बनावट की बात करेंगे। तो इसकी यहाँ इस डायग्राम में यहाँ इसकी बनावट को दिखाया गया है। एक सेल हमारे पास जिंक वाला है, एक सेल हमारे पास कॉपर वाला है, एक हमारे पास साल्ट ब्रिज है, और एक हमारे पास इस पूरे परिपथ को वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। यहाँ आप देखिए, जो जिंक वाली जो रॉड है, यहाँ एनोड है, और एनोड वो स्थान है जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। उसका प्लस और माइनस से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। एनोड ऋणावेशित है। दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है, जो कि कॉपर का बना हुआ है, वो धनावेशित है। कैथोड वो स्थान है जहाँ पर रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला स्थान, और यहाँ जो ऑक्सीकरण है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला स्थान।
अब ये दो सेल हमारे पास, दो अर्ध सेल हो गए, आधे सेल, एक जिंक वाला और एक कॉपर वाला। इन दोनों सेलों को एक यू टाइप की जो एक रॉड है उसके द्वारा जोड़ दिया गया है, जिसको कहते हैं हम साल्ट ब्रिज। ये इन दोनों परिपथ को, इस पूरे परिपथ को कंप्लीट करने का काम करता है। यहाँ क्योंकि एनोड था, इस पर हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन होता है। जो Zn है आपका, ये Zn, ये माइनस है, ये ठीक है, ये जो Zn है ये माइनस है, तो Zn -2 माइनस Zn2 प्लस, यानी Zn में से यदि 2 इलेक्ट्रॉन आपके निकल गए तो Zn2 प्लस मिल जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ। इस इलेक्ट्रोड पे यदि आप देख रहे हैं तो ये कॉपर की जो रोड है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है और ये Cu बना रही है, ठीक है। यानी यहाँ हम देख रहे थे कि Zn रॉड से ZnSO4 विलियन में Zn आयन आ रहे हैं, यानी इस रॉड से इस पूरे विलियन में Zn2 प्लस आयन आ रहे हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो विलियन है ये वाला, इस विलियन के Cu2 प्लस आयन इस रॉड में जा रहे हैं और कॉपर में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट होने शुरू हो गए। और यहाँ यानी ये जो रॉड है धीरे धीरे घट रही है, क्योंकि यहाँ इस रॉड से टूटकर Zn2 प्लस आयन बन रहे हैं जो कि विलियन में आ रहे हैं। और यहाँ हम देखें तो इस रॉड पर ये Cu2 प्लस आयन इस रॉड पर जाकर जम रहे हैं, कॉपर आयन बन रहे हैं। यानी इन दोनों विलियनों को इन दो डंडों के द्वारा सेपरेट किया गया है। ये जो डंडे हैं ये साल्ट ब्रिज, ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, इस साल्ट ब्रिज का कार्य करते हैं। और ये जो आपके अर्ध सेल हैं इनको एक आधे डंडे, सिंगल डंडे से सेपरेट किया गया है। तो ये पूरी टर्मिनोलॉजी इसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो यहाँ यदि आप देखें, यहाँ पर यदि आप देखें तो आपको एक चीज़ यहाँ दिखाई देगी कि इस पूरे परिपथ में, ये जो पूरा परिपथ है, एनोड लेफ्ट हैंड साइड पर है और कैथोड राइट हैंड साइड पर है, ठीक है। एनोड वो है जिस पर आक्षीकरण होता है, तो और जितनी विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही है उसकी वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो इसका आक्षीकरण विभव कहलाता है। और दूसरा जो आपका इलेक्ट्रोड है जहाँ पर अपचयन हो रहा है, वहाँ जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से, वो उसका अपचयन विभव कहलाता है। तो ये इसका आक्षीकरण विभव था OXI, और ये इसका अपचयन विभव होगा रिडक्शन विभव, ठीक है। चलिए, तो अब इसकी बनावट को फिर से थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। इस चित्र का फिर बाद में भी प्रयोग हमें करना पड़ेगा कि डैनियन सेल है क्या। देखिए, इस सेल में 2 पात्र होते हैं। एक पात्र में जिंक की रॉड, उसमें ZnSO4 का विलयन भर लेते हैं। हमने अभी देखा जिंक की रॉड थी हमारे पास और इस जिंक की रॉड में ZnSO4 का विलयन भरा हुआ है। दूसरे पात्र में कॉपर की छड़ लेकर उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भर लेते हैं। दूसरा पात्र में इसमें कॉपर की छड़ और कॉपर सल्फेट का विलयन है। दोनों अर्ध सेल के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ज्ञात करने के लिए दोनों छड़ को विभवमापी से जोड़ देते हैं। यहाँ ऊपर हमने देखा कि एक विभवमापी के द्वारा इन दोनों सेलों को जोड़ दिया गया। दोनों अर्ध सेलों का संबंध एक लवण सेतु से कर दिया जाता है। यहाँ हमने देखा एक लवण सेतु है, ये हमारे पास ये हमारे पास एक लवण सेतु है, ठीक है। इस लवण सेतु से इसका संबंध है, बात समझ में आ रही है। ये हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड था, जिंक को एक वोल्टमीटर से जोड़ा गया और कॉपर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया। इस पूरे परिपथ को जोड़ने के लिए हमने साल्ट ब्रिज लिया, ठीक है। इसमें KCl भरा हुआ है, अगार अगार भरा हुआ है। नॉट लवण सेतु यू आकार की नली है जिसमें KCl या अमोनियम क्लोराइड या एगार एगार जैसी जेली का तथा एगार एगार जैसी जेली का पेस्ट भरा होता है। तो ये पूरा सेल परिपथ था जिसका वर्णन हमने यहाँ डिटेल में किया है। अब आगे हम इसकी कार्य प्रणाली को देख लेते हैं। जैसे Zn की तुलना में कॉपर अधिक सक्रिय होता है, अतः Zn की छड़ से Zn2 प्लस आयन विलयन में जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन Zn की छड़ पर शेष रह जाते हैं। यानी अभी इस डायग्राम को यदि आप देखें तो इसमें Zn2 प्लस आयन
यहाँ विलियन में प्रवेश कर जाते हैं। इस रॉड से जो Zn2+ आयन है वो विलियन में प्रवेश कर जाते हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग हो रहा है, ये -2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ प्लस लिख गया, ये -2 इलेक्ट्रॉन है, तो निकलने से Zn2+ आयन उत्पन्न हो रहे हैं जो विलियन में जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा नंबर 2, जिंक की छड़ का ऑक्सीकरण होता है तो इसे एनोड कहते हैं। नंबर 3, इसमें Zn की छड़ पर शेष रहने के कारण से ऋण पोल कहते हैं, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। Zn से क्या निकल रहे हैं, ये अभी हमने देखा कि Zn से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो रॉड है इसको क्या कहा जाता है, ऋण रॉड, सॉरी। अब हमारे पास जो 4th पॉइंट है वो है कि Zn की छड़ से इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होते हुए कॉपर की छड़ में जाते हैं और कॉपर की छड़ को धन पोल कहते हैं। कॉपर की छड़ को धन पोल किस लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, ये जो छड़ है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर को बना रही है, इसलिए इसको धन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन बहने की दिशा के विपरीत दिशा में जाता है। जो विद्युत धारा है जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके हमेशा विपरीत चलती है, यही इलेक्ट्रिसिटी है। अर्थात विद्युत धारा कॉपर की छड़ से Zn की छड़ की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पर हमारे पास सेल की 2 अभिक्रियाएं हैं। हमने कहा कि बायां जो इलेक्ट्रोड है लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीकरण होता है और Zn से Zn2+ बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। सेकंड हमारे पास Cu2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और Cu बाहर निकल जाता है, सॉरी हाँ, यहाँ पर क्या बाहर निकल जाता है, Cu। अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो ये ऋण इलेक्ट्रोड है और ये आपका धन इलेक्ट्रोड है। तो इस यदि पूरे सेल को यानी पूरे परिपथ को देखा जाए तो हम देखते हैं कि हम यह Zn प्लस Cu2+ इज इक्वल टू Zn2+ प्लस Cu, एक पूरा सेल परिपथ यहाँ बनता है। और ये रिएक्शन जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताती है कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और इसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है हमारी इस सेल की, डेनियन सेल की, बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। और ये जितना भी अब मैं आपको ये रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी यहाँ चित्र में आपको सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यानी इन दोनों, यहाँ यदि आप देखें तो इन दोनों रिएक्शंस को यदि हम कंबाइन कर दें तो फाइनल रिएक्शन वही आएगी जिसकी अब हम बात कर रहे थे, ये वाली, ठीक है। ये जो रिएक्शन है हमारी, ओके। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए, दोनों अर्ध सेलों के विभव के अंतर को सेल का विभवांतर कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो अर्ध सेल हैं तो उनका जो विभवांतर है वो उनका इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब वो तो अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव है, हमें किसका चाहिए, पूरे सेल का चाहिए। तो दोनों सेलों के विभवों के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल से मतलब ये है कि वो सेल कितनी विद्युत बना रहा है वो उसका विद्युत वाहक बल है, या उससे होकर कितनी विद्युत प्रवाहित हो रही है वो उसका विद्युत वाहक बल है। तो वो विद्युत वाहक बल दोनों अर्ध सेलों के विभवों के अंतर से प्राप्त होगा हमें। जो सेल का विद्युत वाहक बल है उसे ई सेल, ई से मतलब विद्युत वाहक बल से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से है, तो ई सेल से व्यक्त करते हैं। और डेनियन सेल में मानक विद्युत वाहक बल जो हमारे पास प्लस 1.10 वोल्ट है। जो डेनियन सेल है उसका जो कुल सेल जो ईएमएफ सेल है इसका वो कितना है, 1.10 वोल्ट है। अब ये आता कहाँ से है? यदि हम इसे निकालें तो हम देखेंगे कि किसी भी सेल का यदि विद्युत वाहक बल निकालना है तो राइट वाले विद्युत वाहक बल में से लेफ्ट वाला विद्युत वाहक बल घटा दीजिए। देखिए, विद्युत वाहक बल होता क्या है, इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। तो सेल की जो पूरा परिपथ है उसकी जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो उसका ईएमएफ है, ये ध्यान रखिए आप। और उस कुल धारा को हम कहाँ से निकालेंगे, अर्ध सेल की धारा से। अर्ध सेल हमने देखा कि हमारे पास लेफ्ट हैंड पर कौन सी रॉड थी, जिंक की थी, और राइट हैंड पर कौन सी थी, कॉपर की थी। इन दोनों को हमने परिपथ से जोड़ दिया था। और इन दोनों जो अर्ध सेल थे इनको हमने किससे जोड़ दिया था, साल्ट ब्रिज से।
ठीक है। तो इस प्रकार से पूरे परिपथ बन रहे थे। तो हमने देखा कि ये लेफ्ट हैंड पर कौन था, जिंक था, जिंक पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और राइट हैंड पर क्या था, हमारे पास कॉपर था, और इस पर क्या होता है, रिडक्शन या अपचयन। यानी ऑक्सीकरण क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, अपचयन क्या है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। क्लियर है बात ये, ठीक है। अब यदि हम इसे रेज कर दें यहाँ से, अब देखिए आप, अब यहाँ पर ये जो हमारा जिंक है ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कब करेगा, जब Zn2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे हमारे बाहर। राइट हैंड साइड पर हमारे पास कॉपर है, राइट हैंड साइड पर हमारे पास कॉपर है। अब ये कॉपर पे क्या होगा, अपचयन होगा। अब इस कॉपर पर होना क्या है, अपचयन। तो हमारा ये जो कॉपर है ये Cu2+ से Cu बनाएगा। कब बनाएगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो इन दोनों अभिक्रियाओं में यही अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इस सेल का विद्युत वाहक बल कैथोड से एनोड को घटाकर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जो कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है ये हमारा कैथोड है और जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड है हमारा एनोड है, इन दोनों के विद्युत वाहक बल को घटाने के बाद हमको इस सेल का पूरा ई सेल प्राप्त हो जाएगा। यानी कॉपर वाले सेल में से जिंक वाले सेल को हमें घटाना है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं Cu2+ Cu और Zn2+ Zn, यानी कि यहाँ दोनों जगह अपचयन हो रहा है, जबकि यहाँ केवल कॉपर में अपचयन हो रहा था। यानी हम जो इलेक्ट्रोड विभव लेंगे वो मानक अपचयन विभव में लेंगे। हमारी ऐसी नियमावली है कि ऑक्सीकरण का हम प्रयोग करेंगे ही नहीं। यदि कोई इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकरण में दे रखा होगा तो उसे प्रथम हम अपचयन में ही चेंज करेंगे, तब उसका सेल में प्रयोग करेंगे। यानी ई सेल इज इक्वल टू +0.34 माइनस 0.76। तो इस प्रकार से यदि कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव कितना है, 0.34 है, और Zn वाले का कितना, -0.76, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस पूरे सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना आ गया हमारे पास, 1.1 वोल्ट आ गया है। यानी डेनियन सेल का यदि हम आरेख देखें तो हम पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास Zn2+ है, जबकि राइट हैंड साइड पर हमारे पास कौन है, कैथोड है। कौन सी साइड पर, राइट हैंड साइड पर, ठीक है। तो इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा एनोड होना है और उस पर हमेशा ऑक्सीकरण होना है, ठीक है। और राइट हैंड साइड पर हमेशा कैथोड होना है और उस पर हमेशा अपचयन होना है, रिडक्शन होना है, ठीक है। तो ये इस सेल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको यहाँ डिस्कस किया गया है, इस चित्र में भी दिखाया गया है। अब सेल से संबंधित कुछ और भी बातें हैं। देखिए, यदि सेल को बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ दें तो कुछ निम्न परिस्थितिक संबंध है। यदि ई बाह्य <11 वोल्ट, यानी अभी डेनियन सेल का देखा हमने, कुल विद्युत धारा कितनी प्रवाहित कर सकता है, 1.1 वोल्ट। अब यदि ये जो बाह्य परिपथ है वो 1.1 वोल्ट से कम है तो इलेक्ट्रोड एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एनोड से कैथोड की ओर, ऐसे ही जाते हैं वहाँ, सामान्य प्रक्रिया है ये वहाँ की। परंतु यदि Zn2+ बना रहा है, परंतु यदि ई बाह्य 1.1 वोल्ट के बराबर है तो सेल में कोई अभिक्रिया होगी नहीं। यानी जो परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो 1.1 वोल्ट के इक्वल है, तो वहाँ कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होनी है। लेकिन भारत से जो विद्युत धारा निकल रही है यदि वो 1.1 वोल्ट से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में बहेंगे और सेल की रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। हमने इसमें लवण सेतु को पढ़ा कि जी लवण सेतु भी एक दोनों परिपथों को जोड़ने का कार्य करता है। तो लवण सेतु के भी कुछ महत्व हैं कि यह सेल के आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है।
दोनों अर्धशैल के विलयनों को मिलाने से रोकता है। यह दोनों अर्धशैलों में रखे विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। तो ये लवण सेतु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस प्रकार आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।